हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार। आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विद तुषार इस यूट्यूब चैनल पे। अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा है ग्रेविटेशन में। हम शुरुआत से बात करेंगे केपलर लॉ से, उसके बाद में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। अब हमारी बारी है कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, फिर उसका साइन क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, और जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स है पूरे हमारे इस यूनिवर्स में ये क्या होता है, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर देखो बात करें कि कोई मोटा आदमी है, जो मोटा आदमी अगर वो मून पे चले जाए क्या वो पतला होगा? क्या वो पतला होगा? नहीं। इसका आंसर है नहीं। उसका मास सेम रहेगा लेकिन उसका वेट कम हो जाएगा। क्यों वेट कम हो जाएगा? क्योंकि मास तो हर एक जगह सेम रहता है, वेट उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि मून पे चले जाने के बाद वहां ग्रेविटी कम होती है, तो ग्रेविटी उसको कम खींचेगी, इसलिए वो पतला नहीं होगा, वो मोटा ही रहेगा लेकिन उसका वेट चेंज हो जाएगा। देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 बार बोर्ड को इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। कितने मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं? देखो 2 मार्क्स के लिए होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? ये बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें याद रखना है। क्या है डेफिनेशन? मास की डेफिनेशन क्या है? देखो मास मतलब क्या? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, उसके अंदर जो भी मैटर है, जो भी चीज है, उसको हम बोलेंगे मास। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे ये जो बैग है उसके अंदर बुक्स होते हैं, अगर कहीं पे भी लेके जाओ तो बुक्स हमेशा सेम ही रहेंगे। तो मतलब जो है मास, वो बैग के अंदर जो भी बुक्स है उसको हम क्या कहेंगे? मास कहेंगे। एट द सेम टाइम वेट को फिर क्या कहेंगे? The weight of an object is defined as the force of with which the earth attracts the object. अर्थ जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगाएगा और उसको नीचे खींचेगा, उसी को हम, उसी खींचने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखो। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे मास। वेट जो अर्थ लगाए, द अर्थ विच अट्रैक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ दैट ऑब्जेक्ट when it applied force, that is called as weight। तो हमेशा वो ध्यान में रखो। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ क्या होता है? सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड होता है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसलिए मास को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर हम फोर्स की बात करें, अगर हम क्या करें, फोर्स की बात करें, तो फोर्स को क्या कहते हैं? कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी तो कहते ही है, उसके बाद में उसको वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन उसको एक डायरेक्शन मिलता है, अच्छी डायरेक्शन मिलती है, इसलिए उसको कौन सी क्वांटिटी हम कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें एसआई यूनिट किसका? मास का, तो वो क्या है? किलोग्राम है। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है। और वेट का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। ये हमेशा ध्यान में रखो। अब देखो मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मास हमेशा सभी जगह एक होता है, और वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। क्या हो जाता है? वेट हमेशा चेंज हो जाता है। अगर हम स्कूल बैग लेके जाते हैं तो उसके अंदर किताबें होंगी, बुक्स होंगी, किधर भी लेके जाओ उसका मास हमेशा सेम रहेगा। लेकिन देखो अगर वेट की बात करें तो हमको जो स्कूल में पनिशमेंट मिलती है उसका वेट अलग होगा, बराबर है, मतलब ज्यादा मिलती है इसलिए उसका वेट ज्यादा होगा। अगर हम घर पे आते हैं तो वहां पनिशमेंट मिलती है, थोड़ा कम मिलती है, तो उसका वेट कम हो गया। मतलब अगर हम प्लेस चेंज करेंगे तो हमारा वेट भी चेंज हो जाएगा। इसको कैसे ध्यान में रखिए, देखो मां समान, क्या रखना है? कैसे समान? मास होता है मां समान। मां कभी नहीं बदलती है, किसी भी जगह जाओ मां हमेशा अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, इसलिए मास को कैसे ध्यान में रख सकते हम? मां हमेशा समान होती है, वो कभी बदलती नहीं है। वेट
देखो वेट चेंज प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है, मतलब क्या, देखो वाइब का भी मूड हमेशा चेंज हो जाता है, जैसे आप प्लेस बदलोगे वाइब का भी मूड चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर हम प्लेस चेंज करेंगे तो वेट भी क्या हमको चेंज होता हुआ दिखाई देता है। कैसे, अगर वाइफ का मूड प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, वैसे ही वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ध्यान में रखो। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके ऊपर, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ना कि इसके ऊपर किसका मूड चेंज हो जाता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो अगला आदमी कैसा है, वो घुमाने के लिए लेके जाता है नहीं जाता है, घर पे बैठते हैं खाना खाते हैं एंजॉय करते हैं कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड है कि मूड चेंज होगा या नहीं होगा। लेकिन जनरल हम बात करें तो वाइफ का मूड हमेशा चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं। अब देखो ग्रेविटेशनल वेव्स, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, अगल बगल में हमको बहुत कुछ सुनाई देता है, बहुत सारी लाइट वेव्स आती है, साउंड वेव्स आती है, बहुत सारी ऐसी वेव्स है, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। देखो अगर हम एक पत्थर ले लेंगे और पत्थर ऐसे पानी में फेंकेंगे, ऐसे पानी में पत्थर फेंकेंगे तो वहां लहरें तैयार होती है, जो लहर एक दो ऐसे लहर बन जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो जो भी वेव्स क्रिएट होती है वो भी एक प्रकार की वेव्स रहती है। जैसे देखो अगर हमने पत्थर फेंका तो ऐसे बहुत सारी वेव्स हमको तैयार होती दिखाई देती है, बराबर है। सी सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन दैट वेव जनरेटेड ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन बोथ द एंड्स आर हेल्ड इन हैंड इज शेकन। अगर हम बात करें किसकी, देखो कि अगर हमने क्या पकड़ा है, दोनों एंड्स में थ्रेड को पकड़ा है, ओके, अगर किसी एक ने उस थ्रेड को क्या किया, एक एक तरफ से ऐसे हिलाया, तो उसके अंदर हमको वेव बनती नजर आती है, क्या, वेव बनती नजर आती है। तो एक साइड से दूसरी साइड तक एनर्जी ट्रेवल होती है, बराबर है। तो ए भी एक प्रकार की क्या हो गई, ये भी एक प्रकार की वेव हो गई, और लाइट भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमें वेव दिखाई देता है। ये दोनों के बीच में का जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, जो हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब लाइट, हमें अगर कुछ देखना है उसको देखने के लिए हमको लाइट की जरूरत पड़ती है, ये हमको ध्यान में रखना है। ओके अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब देखो अगर वाईफाई, अगर हम तुम्हारा वाईफाई बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो इंटरनेट किससे मिलता है, वाईफाई से मिलता है। वाईफाई कहाँ से आता है, वेव से आता है। कौन से वेव से आता है, तो ये आता है माइक्रोवेव से। तो वाईफाई भी होता है, मोबाइल भी चलता है, ऐसे बहुत सारी वेव्स है जिसका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में भी करते हैं। अगर हम बात करें, देखो एक चार्ट हमारे सामने है, कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अगर हम बात करें गैमा रेज की, तो गैमा रेज कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जहां कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है वहां हम गैमा रेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक्सरेज का पता लगाएं तो हॉस्पिटल में इलाज के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलरली बोन्स के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूवी राज की बात करें तो ये क्या है, सनलाइट से हमें मिलती है। फिर अगर हम बात करें कौन सा है, इंफ्रारेड रेज, तो ये कहाँ रहती है, अगर टीवी का रिमोट हमारे पास है तो उसके अंदर ये होती है। माइक्रोवेव है जिससे हमें वाईफाई मिलता है। देन टीवी का इस्तेमाल होता है, टीवी चलता है। एंड रेडियो वेव्स, रेडियो वेव से हमको क्या दिखाई देता है, एफएम रेडियो चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक प्रकार की वेव्स जनरेट कर रहे हैं। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स इमिट दीज वेव्स एंड वी रिसीव देम यूजिंग आवर इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट्स है वो वेव्स रिलीज करते हैं। हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी मदद से हम इसे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑल आवर नो नॉलेज अबाउट यूनिवर्स हैज बीन ऑब्टेन्ड थ्रू दिस वेव्स। लेकिन देखो अगर हम बात करें, अगर मैं इस यहाँ क्या करूं, ऐसे कूदूं ऊपर से, तो क्या अमेरिका में लहर पैदा हो जाएगी, हो जाएगी क्या, तो नहीं, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है नहीं। अगर हम बात करें यूनिवर्स में से कोई दो ब्लैक होल्स पकड़ो, अगर ये आपस में टक्कर हो जाती है तो पूरे यूनिवर्स में इसकी लहर फैल जाती है। अगर देखो कि अगर क्लास में कोई दो बच्चे हैं, एक ने वो बेंच पे ही कूदा, तो यूनिवर्स में तो छोड़ो, उसके पास वाले दोस्त को भी वो वेव्स
महसूस नहीं होगी, ऐसा इतना छोटा रहता है वो, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहती है। अगर कुछ भी करना है तो पहले यूनिवर्स को हमको करना पड़ता है जो भी होता है। तो देखो बहुत सारी उनकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ दी गई है। वेवलेंथ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 6-7 चैप्टर में, हमको 6 चैप्टर में वेवलेंथ पढ़नी है, स्पेक्ट्रम भी डिटेल में पढ़ना है। अब देखो कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, उसके अलग अलग प्रकार है। जैसे अभी हमने देखा कि जो बहुत बड़ी लहरें तैयार होती है, कभी कभी छोटी होती है, जो यूनिवर्स में होती है, बहुत बड़े दो ऑब्जेक्ट्स की टक्कर होती है, तो दे हैव बीन कॉल्ड द वेव्स ऑन द फैब्रिक स्पेस टाइम। अब ये फैब्रिक स्पेस टाइम क्या होता है? अगर देखो कभी हमारे पास अगर चादर है, हम कहते हैं बराबर है, या बेडशीट कहेंगे, उसके ऊपर हमने अगर किताब रख दी तो देखो कि वो नीचे झुक जाएगी, जो भी बेडशीट है वो नीचे झुक जाएंगी, तो उससे हमें पता चलता है। या हम अगर थोड़ा खींचेंगे तो वहां लहर पैदा होगी, दैट इज द ग्रेविटेशनल वेव्स हम कहेंगे, क्योंकि ग्रेविटी वहां लग गई तो उसको खींचने के बाद जो भी वहां हलचल होगी उसको हम क्या कहेंगे? वेव्स कहेंगे। उसी को ही हम कहते हैं फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। अब देखो कि आइंस्टाइन जी ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स होंगी, है, लेकिन देखा नहीं है। इतने होशियार थे, इतने होशियार थे कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने 1916 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था, पहले ही थ्योरी दी गई थी, बाद में प्रूफ आ गया, वो ध्यान में रखो। सो दीज वेव्स आर वेरी वीक एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम। देखो अगर हमको जितनी वीक रहेगा उसको मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए उतना ही डिफिकल्ट रहेगा, बराबर है। कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, इतनी छोटी चीज के लिए बनाना है तो थोड़ा मुश्किलें पैदा करता है। Scientists have constructed extremely sensitive instrument to detect gravitational waves emitted by the astronomical sources। अगर देखो हम चींटी जो भी साउंड वेव्स पैदा करेगी, या जो भी जब चलती है, जब वेव्स क्रिएट होती है, तो हमको सुनने के लिए बहुत सेंसिटिव मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, वो जब लहरें पैदा करेगी उसी तरह से हमको सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट वहां तैयार करना पड़ेगा। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम जब भी किसी को देखते, मतलब हमको अगर स्टार्स को देखना है, प्लैनेट्स को देखना है, तो पहले हम आंखों से देखते थे या लाइट के माध्यम से देखते थे, अब हम उनको टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं। अब देखो लिगो, अमॉन्ग दिस लिगो, लिगो क्या है? देखो लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अगर नाम बड़ा है लेकिन इसका काम बहुत आसान है, अगर नाम बड़ा है तो इसका काम भी आसान है। देखो देखो रात में चोर चोरी ना करे इसलिए हम क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? देखो सीसीटीवी रखते हैं। वैसे ही जो भी चीजें घटती है इस यूनिवर्स में उनको देखने के लिए ये बनाया जाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? लीगो कहते हैं, कि जो लीगल या ऑब्जर्वेटरी लेजर है। तो वैसे ही पूरे यूनिवर्स को कैप्चर करेगा कि क्या क्या होता है वहां, कैसे हलचल होती है, तो सारा एरिया ये कैप्चर करेगा। जैसे देखो लाइट का इस्तेमाल करते हम यूनिवर्स को देखने के लिए, वैसे इस लाइगो या लिगो का इस्तेमाल करेंगे जो भी यूनिवर्स में होता है उसकी धड़कन सुनने के लिए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये हमको नहीं सुनना है। हमको क्या सुनना है? जो भी यूनिवर्स में होता है वो वाली धड़कन हमें सुननी है। क्या होता है, कैसे एक्सप्लोजन होता है, ये हमको सुनना है, ना कि दूसरी वाली धड़कन। ध्यान में रखो। Exactly after 100 years of that prediction, scientists detected these waves coming from the astronomical source। मतलब 100 साल पहले ही बता दिया था कि ऐसे वेव्स होंगी, तो 100 साल के बाद पता चला कि ऐसी वेव्स है। मतलब देखो पहले लोग प्रेडिक्ट करते थे, कितनी बराबर प्रेडिक्शन हुई है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने की थी कि ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स आगे जाकर आपको देखने को मिलेगी। तो आफ्टर 100 ईयर्स उनके स्टेटमेंट के बाद हमको दिखाई दी, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन खड़ा हो चुका था। जैसे कि दो ब्लैक होल है, इनके अंदर अगर टकराव होंगे तो ये क्या पैदा करेंगे? ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा करेंगे। अब देखो कि इंडियन साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन दिस डिस्कवरी।
देखो भारत के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर डिस्कवरी करने में, तो इनका भी योगदान हमें मानना चाहिए। अब जो भी ये जो साइंटिस्ट थे उनके जो भी शिष्य हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। हमारे भारत में कोई टैलेंट की कमी है नहीं। अगर आप गांवों में जाओगे, रूरल एरिया में जाओगे तो बहुत सारा टैलेंट खचाखच भरा हुआ है, बट सिर्फ प्लेटफॉर्म की जरूरत है। वैसे ही बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट का योगदान रहा। अगर उनके जो भी शिष्य है उनका अब काम है कि उनका हेरिटेज आके लेके जाना, जो सभी लोग कर सकते हैं। And this discovery has opened a new path obtain the information about the universe। यूनिवर्स के अंदर क्या क्या है, हमें ऐसे रोमांचक होना पड़ेगा कि यूनिवर्स में क्या है क्या है क्या नहीं, ये कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, स्टार क्या करता है, प्लैनेट क्या करता है, हर एक का या काम हमें पता होना चाहिए, उनका ऑब्जर्वेशन हमें करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। ओके, तो हम अभी तक क्या क्या पढ़े, सब कुछ ऐसे यूनिवर्स के बारे में, कौन सी वेव्स तैयार होती है, कैसे वेव्स तैयार होती है, हमने अभी तक यही पढ़ा। मास, डिफरेंस बिटवीन मास, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, उनका ऐसा यूनिट क्या, क्या बदलेगा मास या वैसा ही रहेगा, क्या वेट बदलेगा या मास बदलेगा। मास समान होता है, वेट हमेशा प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो देखो, अगर किसी एक बॉय है, हम कंसीडर करें, उसका अगर कितना 10 केजी मास है, कितना है 10 केजी अगर उसका मास है, तो उसका वेट कितना रहेगा, हमको क्या करना है, उसका वेट कितना रहेगा। देखो हम क्या करेंगे, W इक्वल टू एम जी, तो हमें पता है m कितना है 10, g की वैल्यू कितनी रहती है 9.8, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा 98 न्यूटन, बराबर है। ये हमने मास निकाला है। अगर ये मून पे जाएगा तो वह फिर चेंज हो जाएगा, वो 1/6 होगा, बराबर है। तो ऐसे हमको ये ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, बराबर है। जो भी सिखाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं फ्री फॉल, अर्थ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे, और एस्केप वेलोसिटी, जो कि मे बी अगला लास्ट वीडियो होगा ग्रेविटेशन का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहो। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकॉन की घंटी दबाओगे, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।